नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। यूपी में डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये रफ्तार शायद कट्टरपंथी गैंग को रास नहीं आ रही है। यूपी में अरबों का निवेश हो रहा है और जिस दिन निवेशक लखनऊ में मौजूद थे, ठीक उसी दिन यूपी की छवि खराब करने की कोशिश कानपुर में की गई। इस हिंसा का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और पुलिस अब पीएफआई कनेक्शन की भी जांच कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूपी की तरक्की से परेशान कट्टरपंथी गैंग निवेशकों के सामने छवि खराब करने की क्या ये साजिश थी? शिकंजे में मास्टरमाइंड, बवाल में पीएफआई का हाथ, दिग्गजों के दौरे के बीच दहलाने की साजिश रची गई थी। यूपी के विकास में क्या रोड़ा बन रहे हैं पत्थरबाज? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। जिस दिन यूपी के विकास का रोड मैप जमीन पर उतरने वाला था, जिस दिन यूपी में भारी भरकम निवेश लाने की तैयारी हो रही थी, जिस दिन 80,000 करोड़ के निवेश से यूपी के विकास की रफ्तार को बूस्टर डोज मिलने वाला था, जिस दिन कानपुर में राष्ट्रपति, पीएम मोदी, राज्यपाल और सीएम योगी मौजूद थे, ठीक उसी दिन दंगा ब्रिगेड कानपुर को सुलगाने की कोशिश में लगी थी। लेकिन जिस तरह इस हिंसा को फैलाया गया, उससे सवाल उठते हैं, क्या ये हिंसा पूरी तरीके से सुनियोजित थी? प्लानिंग इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसका पैटर्न बिल्कुल पीएफआई के उस पैटर्न से मेल खाता है जो देश में हुए कई दंगों में देखा गया था। पीएफआई ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था और हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई है कि इन लोगों का भी कोई लिंक है। इसको अभी हम लोग, ये विवेचना का विषय है, इस लिंक को हम देख रहे हैं और जल्दी ही इस लिंक को भी स्टैब्लिश किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। कानपुर हिंसा को लेकर सूफी खानका एसोसिएशन के अध्यक्ष कैसर हसन ने पीएफआई पर शक जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है कि कानपुर में पीएफआई का कनेक्शन है और उसी कनेक्शन के संबंध में स्थानीय जो गुंडों का गैंग रहा है, उस गैंग के साथ इसके संबंधों की जांच की जा रही है। इसमें पीएफआई की संलिप्तता यदि मिलती है तो पीएफआई को अविलंब प्रतिबंधित कर दिया जाए। कानपुर हिंसा मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हयात जफर हाशमी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने हयात और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया। जांच में बात सामने आई कि हयात की एक कॉल पर हजारों लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद हिंसा भड़क गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में करीब 3 एफआईआर पंजीकृत हुई हैं और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीजें निकल कर आई, तो जो साजिश करता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसमें से जो मुख्य थे उनको आज पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। जिस दिन यूपी में 80,000 करोड़ के निवेश वाली योजनाओं का ऐलान होना था, ठीक वही दिन हिंसा के लिए चुना गया। क्या इस साजिश में कुछ सफेद पोश लोग भी शामिल हो सकते हैं जो नहीं चाहते थे कि योगी राज में यूपी की विकास की रफ्तार बढ़े? ये हम नहीं कह रहे, ये अंदेशा तो पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने जताया है। जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां लगातार उनको पकड़ धकड़ कर रही हैं और बड़ा खुलासा भी हम करेंगे, क्योंकि आपने सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की थी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उस समय जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यहां मौजूद थे, माननीय मुख्यमंत्री मौजूद थे उसी शहर में। तो इससे साफ जाहिर होता है इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसको हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम किया है। योगी राज में यूपी विकास की नई इबारत लिख रहा है। कभी बीमारू राज्यों में गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज देश में विकास का नया मॉडल बनकर उभर रहा है। लेकिन कुछ लोग यूपी के विकास के रास्ते में पत्थर फेंकने में लगे हैं। हालांकि योगी सरकार इन दंगाइयों पर सख्त है। सभी कानून को अपने हाथ में लेगा, इसके खिलाफ कड़ाई और सख्ती तो होनी चाहिए। इन बवालियों पर अब गैंगस्टर एक्ट लगाने और बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है ताकि फिर कोई ऐसा प्लान न बना सके। टीम न्यूज स्टेट।
और चर्चा शुरू करें उससे पहले बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हयात के फेसबुक पेज से बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस से जुड़ा था मुख्य आरोपी हयात, खुद को यूथ कांग्रेस का पूर्व प्रदेश सचिव बताया। इमरान प्रतापगढ़ी के साथ भी हयात की तस्वीरें। हिंसा के आरोप में लखनऊ से हयात की गिरफ्तारी हुई है तो कांग्रेस से जुड़ा था मुख्य आरोपी हयात, खुद को यूथ कांग्रेस का पूर्व प्रदेश सचिव बताया। तो कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ फोटो, ये तस्वीर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर। हयात जफर हाशमी काफी एक्टिव रहा। जिस तरीके से पुलिस की टीम खंगाल रही है उसके हर एक सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर, तो ऐसे में जो तस्वीर निकलकर सामने आई इमरान प्रतापगढ़ी के साथ देखा गया, तस्वीर सामने आई हयात जफर हाशमी का। जिस तरीके से पॉलिटिकल ये एंगल सामने आ रहा है, कांग्रेस से जुड़ा था मुख्य आरोपी हयात, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ हयात की ये तस्वीर देखिए, बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि वो पहले कांग्रेस में किस पद पर रहा है। उसने लिखा कांग्रेस का पूर्व प्रदेश सचिव, जो कि खुद को उसने बताया है। और ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई दी जाती है, क्या कुछ कहा जाता है। जिस तरीके से कानपुर हिंसा का ये मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी है, पॉलिटिकल कनेक्शन जो सामने आए हैं, सफाई दी जाती है, क्या कुछ कबूला जाता है कांग्रेस की तरफ से, ये भी देखना होगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार वो ऐसे हालत में, ऐसी स्थिति में आगे रहा करता है और कानपुर हिंसा का ये मास्टरमाइंड जिसे गिरफ्तार किया गया है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दे, स्वामी चक्रपाणी जी जो कोई हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है, जुड़े हैं। मौलाना अली कादरी जी मुस्लिम धर्मगुरु, और साथ ही साथ संजय चौधरी जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। संजय चौधरी जी, जिस तरीके से एक कनेक्शन सामने आया है, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ हयात की तस्वीर सामने आई है, कांग्रेस में अपनी सेवा दे चुका है, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के कानपुर हिंसा संभव नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूं। जाहिर तौर पर आपकी सरकार कब तक ये सारा सच लाकर सामने रखेगी जनता के, यूपी वासियों के, कि आखिर किसके दम पर, किस वजह से, साजिशकर्ता कौन कौन, जिस वजह से कानपुर को सुलगाने की कोशिश की गई, क्योंकि लखनऊ में निवेशकों का जमावड़ा था और ये बताने की कोशिश हो रही थी कि जो कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होती है, जिसके दम पर औद्योगिक घराना यहां आए, उद्योग लगाए, लेकिन नहीं, एक तस्वीर कानपुर से जरूर निकालने की कोशिश हुई कि ऐसा नहीं है जो दावे किए जाते हैं। देखिए, जब राजनीतिक दल लोकतंत्र में जनता के दरवाजे पर जाकर अपनी बात कहकर आते हैं और उसके बाद जनता अपना परिणाम सुनाती है कि जनता उनके पक्ष में नहीं है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को हार मान के जनता की सेवा के लिए दुगनी प्रतिष्ठा के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक दल अब उस भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जनता से मात खाने के बाद लोकतंत्र के बजाय हथियार और हिंसा का साथ देकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की 5 साल लगातार दंगा मुक्त प्रदेश की छवि है, उसे आघात करने का प्रयास किया है। और उसके पीछे जिस प्रकार से लंबे कनेक्शन सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसे राजनीतिक दलों के लिए बहुत शर्मसार करने की बात है। बड़ी बात इसलिए है कि इस व्यक्ति का कनेक्शन ऐसे व्यक्ति के साथ आया है जिसको कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश से ले जाकर एक दूसरे प्रदेश में राज्यसभा की सीट देने की बात है। ये वो व्यक्ति है जो कांग्रेस का ऑल इंडिया जो माइनॉरिटी फोरम है उसका कन्वीनर है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र में विश्वास करना चाहिए, हिंसा और भीड़ तंत्र से विश्वास हटना चाहिए उनका, और उत्तर प्रदेश जो बेहतरी के साथ, विकास के साथ, दंगा मुक्त प्रदेश के साथ लोगों तक अपनी विकास की यात्रा को ले जाकर आगे बढ़ रहा है, ये लोग उस विकास के भी विरोधी हैं, दंगों के समर्थक हैं, लोगों की सुरक्षा के विरोधी हैं।
और आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश ठीक है। को रोकने अनुराग की भदौरिया जी कोशिश हमारे में साथ लगे हैं। चर्चा में जुड़ रहे हैं। बीच चर्चा में अनुराग भदौरिया जी क्या कुछ कहेंगे जो कानपुर में हुआ? एक तरफ निवेशक लखनऊ में, दूसरी तरफ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सीएम कानपुर पहुंचे थे। हालांकि कानपुर देहात में कार्यक्रम था। एक ट्वीट भी आया राष्ट्रीय अध्यक्ष के आपके, जरा उसे भी समझाएंगे। देखिए, पहले आपने निवेशक की बात की, तो निवेशक देश का हाल है कि यहाँ पे 2 इन्वेस्टमेंट समिट पहले हो चुकी, इसमें लाखों की बात हुई थी, 1 रुपया। इस बार फिर एक इन्वेस्टमेंट समिट हो, मार्केट करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात आपने कहा कि कानपुर के मामले में कानून बनाने की जिम्मेदारी सरकार, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो सरकार का पुलिस सिस्टम, खुफिया तंत्र कहाँ था? एलआई उनकी कहाँ चली गई? जहाँ डिस्ट्रिक्ट में जहां प्रधानमंत्री हो, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी हो और देश के मुख्यमंत्री जी भी हो, और उसके बावजूद भी इनका खुफिया तंत्र इतना फेल है कि वहां पे क्या हो रहा है सरकार, पुलिस को पता नहीं, सरकार को पता नहीं। तो गृह मंत्रालय को तो तुरंत हटा देना चाहिए। गृह मंत्रालय के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि कोई जिम्मेदारी होगी ना। प्रधानमंत्री देश के वहां पे राष्ट्रपति जी हैं और उसके बावजूद इस तरह की बात हो रही है और सरकार को मालूम नहीं। एक बात। जो दूसरी बात अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे, मैं बस उनसे इतना ही पूछना चाहता हूँ। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आप पूछिए, लेकिन मेरे तीसरी चीज का जवाब तो आपने नहीं दिया। क्या तीसरा? क्या? एक अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। हाँ, ट्वीट में नीचे क्या लिखा, जरा वो भी बता देंगे आप? क्या लिखा? आप बोल दीजिए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप तो देखते होंगे ना ट्विटर पर, उन्हें फॉलो भी करते होंगे, आप देखते होंगे। ट्विटर लेके नहीं बैठा हूँ। आप फॉलो नहीं करते अपने बड़े नेता को, उन्होंने क्या लिखा ये आप नहीं जानते? नहीं बोलना, छोड़ो। या आप बात ही नहीं करना चाहते उस पर? बोलो ना, डर क्यों रहे हो? बोलो ना क्या लिखा हुआ है। जानना चाहता हूँ ना, आपने पढ़ा नहीं उसे? डर गए। फिर आप क्या चापलूस, फिर आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। आप बोल दीजिए ना कि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने रिट्वीट नहीं किया। दलाली करना कर लो, लेकिन सवाल पूछ लो। मैं आपसे तो बोला ना, आपने अपने नेता का ट्वीट देखा, बस इतना सवाल कर रहा हूं। बीजेपी के मैं अनुराग भदौरिया जी आपसे बस इतना सवाल कर रहा हूं कि आपने ट्वीट देखा अपने नेता का? आपके नेता ने जो ट्वीट किया उसे आपने देखा? अब सुन लीजिए, आप मुझसे मत लड़िए भाई, सरकार से। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बहुत प्रेम से सवाल कर रहा हूं, बस एक ही लाइन का सवाल है। आप कह रहे हैं दलाली शुरू, आप छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत ना होइए। मैंने बस सीधा सा सवाल किया, आप सीधा सा जवाब दे दीजिए। जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। देखिए, आपने बोला कि बीजेपी के हमने साफ कहा कि भाई ने शुरुआत किसने की, किसके कहने सब चीजें हुई, किसके भड़काने से हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। भी था, अगर आप पत्रकार हैं तो मेरी बाइट भी सुन लेते, उसमें भी साफ बोला है। चीज बता दीजिए जो बीजेपी, ठीक है, मैं मान लेता हूं। वही अखिलेश यादव कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दीजिए, उस पर लाल टीका लगा दीजिए, मंदिर हो जाता है, तब तो नहीं बवाल होता इस उत्तर प्रदेश में। गजब की बातें करते हैं आप। सनातनियों को कुछ कह दीजिए, शांत रहते हैं, लेकिन किसी एक धन विशेष पर बात आ जाती है तो ये अलगार होने लगता है इस उत्तर प्रदेश में। ये मानसिकता आप कह रहे, ठीक है, मैं भी मानता हूं खुफिया एजेंसी नाकाम रही, लेकिन आपके वोटर क्यों इतने बेकाबू हो गए? आपके वोटर चक्रपाणी महाराज जी, सवाल इस बात का धन विशेष पर, ठीक है, अखिलेश यादव ने भी ये जाहिर कर दिया कि आखिर कानपुर में ऐसा हुआ क्यों, लेकिन एक धर्म वो भी है जिस पर इतने कटाक्ष होते हैं, जहां शिवलिंग जैसी आकृति मिलती है तो कहते हैं फव्वारा है, फिर भी लोग शांत है। देखिए राहुल जी, बड़ी सीधी सी बात है कि अब किस प्रकार से औरंगजेब ने तोड़ा सबको पता है। शिवलिंग भगवान विश्वेश्वर महादेव मिल गए, पूरे देश दुनिया के सामने आ गया, उसको फवारा दे करके बोल करके किस प्रकार से बदनाम किया गया, और उस पे वजू कर रहे थे, लेकिन एक भी हिंदू ईटा पत्थर तो नहीं चलाया, एक भी सनातनी ईटा पत्थर तो नहीं चलाया। अभी भी कोर्ट में है, माननीय कोर्ट में अपनी साक्ष्य और प्रमाण रख रहा है। अब दूसरी बात यह है, जिस प्रकार से यहाँ कानपुर में हुआ उपद्रव, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं एजेंसियों की भी कमी है। साथ में एक बात मैं कहूंगा, पीएफआई जो संगठन जिसको बार बार मैं
सरकार को भी मैंने पत्र कई बार लिख चुका हूं। पीएफआई एक ऐसा संगठन है, वो जानबूझ करके चाहते हैं कि देश के प्रदेश के स्थिति को जानबूझ करके दंगे में झोंके। आज देखो, जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी वहां पे उपस्थित है, उस समय ये करवाना निश्चित रूप से सोची समझी साजिश है। और दूसरी बात, आप पीएफआई और कांग्रेस में देखिए अंतर, कि वो पीएफआई पिछले दिनों अभी वीर सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसके पहले कांग्रेस भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, और कहीं न कहीं दोनों की कहीं न कहीं नेक्सस है। और आप यहाँ देखो कि यहाँ भी कांग्रेस नेता की मिलीभगत, जो हयात और उनके साथ इमरान प्रतापगढ़ी के साथ जो मिलीभगत है, और अभी तक जो है राहुल जी और प्रियंका जी मौन है। कहने का मेरा मतलब है, कहीं न कहीं पीएफआई को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। तो ये जब तक इस पे पूरी तरह इसकी जांच न हो, तब जब तक अभी कुछ बैंकों को सील किया गया, लेकिन बैंक सील करने से नहीं होगा। जैसे सिमी जैसे आतंकी संगठन को पूरी तरह कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है, उसी प्रकार से पीएफआई को प्रतिबंधित किया जाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये तो काम सरकार का की आवश्यकता है। चक्रपाणी जी, ये तो काम सरकार का है। सरकार देखते हैं क्या कदम उठाती है, क्या कुछ पहल होता है इस मामले को लेकर। मौलाना अली कादरी जी, देखिए, कहते हैं कि समाज में सौहार्द बना रहे, शांति व्यवस्था रहे, लेकिन जब कुछ लोग पत्थर उठाते हैं या धर्मविशेष से उसे जुड़ा हुआ बताया जाता है, फिर सभी को संदेह की नजर से देखा जाता है। जाहिर तौर पर उसमें जो सज्जन होते हैं किसी भी धर्मविशेष के, वो भी लपेटे में आ जाते हैं। आप बातों को समझिए, किसी एक के बुरे काम से पूरे समाज को बदनाम क्यों किया जा रहा है? देखिए साहब, जहां तक के यहां पर शक शुबा किया जा रहा है कि पीएफआई पर, तो मैं आपको बताता चलूं कि पीएफआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इन्हें क्या बोलना चाहिए, आप आगाज से वो लोग जो है देश में किसी न किसी तरीके से उत्पात मचाने की कोशिश की है। और हमने पीएफआई को बैन करने के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से बारहा हमने आग्रह किया है, और रिटर्न में भी सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल और सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से अब तक के 2 बार जो है आवेदन किया गया है, मतलब आग्रह किया गया है कि आप पीएफआई पर फौरी बैन लगाया जाए। अब रहा सवाल साहब, कल जो कानपुर में जो घटना हुई है नमाज जुमा के बाद, वो तो जो है एक प्रोटेस्ट था, उसके अंदर कुछ शरारती लोग दाखिल हुए होंगे, यकीनी बात है, तभी तो पथराव की स्थिति वहां पर पैदा हुई। लेकिन मेरा अपना कहना और मानना यह है कि इसकी सही तौर पर पूरी जांच हो, और जो कोई भी लोग, क्योंकि पथराव एक तरफ से नहीं हुआ है, पथराव दोनों तरफ से हुआ है, पथराव जवाब में भी चला है, तो दोनों जो है पक्ष के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि योगी राज में हमने जो अब तक देखा है, ये जब इलेक्शन जीत कर आए, जब लाउड स्पीकर का मसला चला, तो पूरे समुदाय के साथ एक ही माहौल रखा गया। उन्होंने ये भी कहा था, साफ निर्देश था कि कोई भी धार्मिक जुलूस बिना इजाजत ना निकाला जाए, लेकिन यहाँ तो हुआ कानपुर में तो हुआ। देखिए, ये प्रशासन की गलती है ना साहब, कि पुलिस परमिशन क्यों दिया गया, उनको नहीं देना चाहिए था, और जब पीएफआई का नाम आ गया तो कतई तौर पे नहीं देना चाहिए था। अशांति हो गई, पीएफआई को अगर अशांति फैल गई तो प्रशासन जिम्मेदार, शांति रहती तो सब कुछ वाह वाह, यानी कि समुदाय विशेष ने भी बेहतर काम किया, प्रशासन ने भी बेहतर काम किया। सुनिए साहब, आप जिम्मेदारी एक मेरी जिम्मेदारी सुनिए, बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी कब निभाएंगे? सुनिए साहब, मैं एक बात बोल रहा हूं, आप यहाँ पर एक एंकर है और आप बिल्कुल ही जो है नॉर्मल आदमी की तरह बैठना चाहिए। आप किसी का पक्ष या विपक्ष की जरूरत नहीं है। अगर कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो जुलूस निकालने का अधिकार नहीं था। जुलूस निकालने से पहले आप संबंधित थाने में इजाजत के लिए प्रार्थना पत्र देते, वो भी नहीं। आप 5 तारीख को बंद का आह्वान करते हैं, लेकिन 3 तारीख को ही बाजार बंद कराने पहुंच जाते हैं। नहीं साहब, मैं एक बात पूछ रहा हूं कि इजाजत दी किसने, और जिसके खिलाफ में और जुलूस जिसके, सुनिए साहब, ये एहतजाज जिसके खिलाफ किया जा रहा है, आज तक के उसके खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं हुआ? जिसने गुस्ताखी की उसके खिलाफ में आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? आप एफआईआर करिए, कानूनी कार्रवाई करिए, मुस्लिम समुदाय खुद ब खुद कंट्रोल में रहेगा कि भाई कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन आप लोग एफआईआर नहीं करते, उसको कोई जो है वहां पर, ठीक है, इसका जवाब संजय जी देंगे। संजय जी, क्या बात है साहब? संजय जी, अब जवाब दे दीजिए कादरी साहब का। देखिए,
देखिए, इसमें कुछ चीजें तो बहुत स्पष्ट हैं, बहुत साफ हैं, खुली आंखों से दिख रही है। बात नंबर 1, जब भी कोई पत्थरबाज, जब भी कोई दंगाई, जब भी कोई आतंकवादी, जब भी कोई व्यवस्था का विरोधी, जब भी प्रदेश के विरोध में काम करने वाला और देश के विरोध में काम करने वाला आदमी सामने आएगा, तो उत्तर प्रदेश का एक विशेष राजनीतिक दल है, वो राजनीतिक दल उनको संरक्षण देने के लिए तुरंत सामने आ जाएगा। बात नंबर 2, ऐसा क्यों होता है कि जुमे की नमाज के बाद ही लोग बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद जुलूस निकलता है, जुलूस निकलने के बाद पत्थरबाजी होती है और पत्थरबाजी होने के बाद दंगा होता है। ये जुमे का दिन दंगे के लिए क्यों प्रयोग होता है, ये एक विशेष बात है। बात नंबर 3, ऐसी व्यवस्था में जब पुलिस की कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं पत्थर तो दोनों तरफ से चले। आप किसी को अगर तमाचा मारेंगे और उसने भी अगर मार दिया तो आप कहेंगे लीजिए साहब उसने क्यों मार दिया। सबसे बड़ी बात है कि किसने किस नियत के साथ कितनी बड़ी योजना बनाकर कितना बड़ा षड्यंत्र करके इस कानून के विरोध में काम किया है। मुझे लगता है ऐसे तत्वों के खिलाफ जोरदार, प्रभावी और ऐसी। ठीक है संजय जी बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी कुछ बोलने के लिए। अनुराग जी बोलिए, हालांकि आपकी आवाज कट के आ रही है, कहिए तो एक बार फिर से आपको जोड़े। जी मैं बोल लूं? हाँ आप बोलिए। मुझे पूरा विश्वास कि श्रद्धा क्या बीजेपी की बात सुन रहे थे उतनी समाजवादी की बात सुनेंगे, श्रद्धा उतनी का बायस मत होइएगा। हालांकि आप पे का बड़ा आरोप है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी लंबी बातें बता रहे हैं। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि जब ललित में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो कौन समुदाय था उनको अन्याय करने वाला? जब चंदौली में बेटी को पीट के मार डाला गया तो कौन सा समुदाय था? जब हाथरस में के साथ अन्याय हुआ तो कौन सा समुदाय था जिसने रात के अंधेरे में माँ बाप के परमिशन से एक महीने कर्फ्यू लगा रहा था तो कहाँ थे यादव साहब? के सरेआम हत्या करके लखनऊ में तो कौन सा समुदाय था? मनीष गुप्ता गोरखपुर में मार डाला पीट के कौन सा समुदाय था? अरे समुदाय की बात मत कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और आपकी सरकार के वहां पे बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए हुए थे। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है, पुलिस सिस्टम फेल हुआ है। इस पे क्यों नहीं आप बोलते कि हमारा सिस्टम फेल हुआ है? बार घूम फिरा के बातें करते रहते हो। आपके जो कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर तो दिल्ली का एक वहाँ पे सांसद है आउटर दिल्ली का, अगर कार्रवाई हो जाती क्यों नहीं कार्रवाई होती है? जो बीजेपी के नेता या दूसरे दल के नेता जो भड़काऊ भाषण देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो मुझे पूरा विश्वास है इससे भाषणबाजी बंद हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती है, खुली छूट देती है इस तरह की भाषणबाजी करने की, जैसे बयानबाजी देने की। तो बयानवीर बने बीजेपी के नेता उन पे कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई दोनों पे होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करते नहीं हो आप। ये समस्या है क्योंकि यहाँ पे दंगा भड़काया गया, उसके बाद फिर कार्रवाई मुजफ्फरनगर में क्या कार्रवाई हुई थी? एक महीने अरे मुजफ्फरनगर कार्रवाई किया, छोड़ दिए सारे आरोपी को उन्होंने अपने घर भेज दिया, बोले जाओ हमारी सरकार बन गई। सारे आरोपी अपने जितने आरोपी थे सब छोड़ दिए, चाहे सांसद हो चाहे मंत्री हो, सब पे आपने मुकदमे बदल लिए। ये आपने काम किया है। आपने तो आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया और हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। अगर आप पे इतनी भी शर्म होती तो मुझे हाईकोर्ट सब लताड़ लगा रहे हैं। ठीक है, हो गया टाइम ओवर हो गया अनुराग भदौरिया जी। चक्रपाणी महाराज जी, जाहिर तौर पर सवाल ये उठता है कि शुक्रवार का दिन ही होता है, अक्सर ऐसे बवाल सामने आते हैं। ठीक है, एक तरफ आप अल्लाह की इबादत करने मस्जिद में जुटते हैं, लेकिन इबादत के बाद की तस्वीर जो कानपुर से सामने आई जाहिर तौर पर सवाल तो उठाएगी और उस पर यह सब होने के बाद कहा जाता है कि दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए। करे कोई और भरे कोई और, कोई अगर एक तमाचा हमें मारता है, एक पत्थर हमें मारता है तो हमें खड़े होकर सहना चाहिए। जो सहन शक्ति आपके धर्म विशेष में है वही दिखाना चाहिए। ऐसा ही है क्या? देखिए, मैं यही बात सुन रहा था कादरी साहब का। कादरी साहब बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन इतनी शराफत की जितनी बात करते हैं उतने मुझे तो लगते नहीं है। आप जरा सोचिए कि उपद्रव करने वाले एक जिहादी मानसिकता के लोग उतने भीड़ में दौड़ करके ईंटें चला रहे हैं, तो कोई अपना बचाव कर रहा होगा तो ये दोनों तरफ से कह रहे हैं। कादरी साहब का कहना है कि जी दोनों तरफ से चले, क्या बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। लोगों ने वहां पे अपना
शुक्रवार का नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद उनमें पता नहीं कौन सी शक्ति आ जाती है कि युद्ध लड़ने चल देते, वो जिहाद करने चल देते। कहाँ तक मुस्लिम संस्था, ये जो बड़े बड़े मुस्लिम संस्था है या कादरी साहब जैसे लोग हैं, इन लोगों को उनके खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए कि भाई तुमने गलत काम किया, तो ये उसको किसी न किसी तरीके से साफ तरीके से बचाने लगते हैं और ये बचाना ही अपना धर्म समझते हैं। अरे कम से कम उसकी निंदा करिए, उसके खिलाफ वो करिए कि जिन लोगों ने ईटा पत्थर चलाया और नमाज पढ़ने के बाद वो सबसे बड़ा पाप किया है। चक्रपाणी जी कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर बैठे आप। हाँ नहीं, उम्मीद नहीं, एक धर्म गुरु का कर्तव्य होता है, आप समझिए, एक धार्मिक संस्थाओं का कर्तव्य होता है। ये जो दारुल उलूम वाले लोग हैं, ये बार बार जो फतवा जारी कर सलमान खान माफी के साथ रोकना चाहते हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। लेकिन कानपुर में जिस तरीके से सड़क पर पत्थर फेंके गए, बमबाजी हुई, जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरीके से कई खुलासे हो रहे हैं, इससे साफ लग रहा है कि पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार थी, दिन चुन लिया गया था, वक्त भी तय कर लिया गया। हालांकि लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई में जुटा है, पुलिस की टीम लगातार गिरफ्तारी कर रही है। मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, अभी और राज आना बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि जो विकास की रफ्तार उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, क्या उसे रोकने के लिए कट्टरपंथी गैंग हावी होता जा रहा है? अगर ऐसा है तो कानून व्यवस्था को चुनौती दिया जा रहा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन को सख्ती से निपटना होगा। और हां, अगर इनके लिंक, जिस तरीके से खबर आई कि जफर का लिंक कांग्रेस के एक बड़े नेता से है, खुदा न खास्ता कल को किसी और पॉलिटिकल पार्टी से आए, तो ऐसे में क्या कुछ जवाब बड़े नेता उस पार्टी के देते हैं, ये भी देखना अहम होगा। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।